हो गया है, वो छोड़ दीजिए उसको। बस आप स्टॉप वो नीचे वाला कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग को। ये हाँ स्टॉप कर दीजिए। हम्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम बाय द ऑफिस एकेडमी। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। दीपावली प्रकाश उत्सव का पर्व मनाने के बाद हम लोग पुनः लाइव हैं और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि पीछे जो अनियमितता हुई उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आगे के लिए आश्वस्त करता हूं कि नियमित रूप से हमारी ये कक्षा यूपी टेट एग्जाम के लिए आप सभी को अब यहाँ से परीक्षा तक लगातार मिलती रहेगी। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएं और मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी मुझे बिल्कुल ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं और आप सभी में देख भी पा रहे हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ी सी अव्यवस्थागत असुविधा आज है क्योंकि अभी आपकी कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहे, बट लेट्स होप कि अभी बहुत जल्दी ये सब रिजॉल्व हो जाएगा और मैं आप सभी के कमेंट भी देख पाऊंगा। तो एक बार मैं आप सबके कमेंट ले लेता हूं और मुझे बता दीजिए कि आप सब लोग ठीक प्रकार से मुझे सुन पा रहे हैं। इसके बाद सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर नॉन स्टॉप हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी आपकी जो बातचीत होगी वो पढ़ाई लिखाई को होगी, पढ़ाई लिखाई को लेकर के होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप सब लोग और शेयर कर लीजिए। मुझे बता दीजिएगा कि आप सब तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक प्रकार से आ रही है। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे और मुझे बता दीजिएगा कि आप सब तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक प्रकार से आ रही है। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपनी चर्चा को शुरू करते हैं पाठ्य वस्तु को लेकर के। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, हमने लिखा है कि यूपी टेट टॉप करोगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विगत कई वर्षों का परीक्षा कवर करने का हमारा अनुभव है, तकरीबन 7 से 8 सालों का अनुभव है। और यूपी टेट के अंदर किस प्रकार के प्रश्न लगातार आप सभी से पूछे जाते हैं, कैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को कैसे आप बड़ी आसानी और सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हमने बड़ी गहनता के साथ काम किया है और बेहतर रणनीति हमने तैयार की है। हम आपको केवल वह विषय वस्तु उपलब्ध कराएंगे जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से आप सभी को सहायता उपलब्ध कराएगी। टू दी पॉइंट, जिसको कहते हैं पिन पॉइंटेड गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ से द ऑफिस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से, जो कि अपने आप में अनूठा होगा। इससे पहले बहुत सारे अनुभव आप सबने इकट्ठा किए होंगे निसंदेह, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आप अलग अलग माध्यमों से आप जानकारी प्राप्त करें, सीखें, स्वतंत्र हैं आप इसके लिए। और ये बहुत अच्छा है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपके पास है। लेकिन उन सब में जो सबसे बेहतर अब आपको मिलने वाला वो द ऑफिस एकेडमी का प्लेटफॉर्म है। आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हमने ₹2 का पेड बैच भी उपलब्ध कराया है, जिसपे कक्षाएं भी आप सभी को लगातार मिल रही हैं और यूट्यूब पे भी हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम लगातार आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी थोड़ा सा आपने कुछ 1-2 क्लासेस देखा होगा, अब यहाँ से हिंदी की क्लास, संस्कृत की क्लास और मैथ की क्लास लगातार आप सबको मिल रही है। आने वाले दिनों में बाकी जो हमारे रेस्ट सब्जेक्ट हैं वो भी आप सबको देखने को मिल जाएगा। पर आश्वस्त करते हैं कि आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहिए और बेहतर मार्गदर्शन आप सभी को यहाँ से मिलेगा, जो कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा में निश्चित रूप से आप सभी को सफलता उपलब्ध कराएगा। आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम चर्चा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। देखिए हमने क्या किया, हमने यूपी टेट के वही प्रश्न आज के सेशन में शामिल किए हैं जो इससे पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी कि आज मैं क्या लेकर के आया हूं, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है, पूर्व के वर्ष के जो प्रश्न है, वो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। इससे क्या दो चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले तो आपको यह समझ में आएगा कि भाई एग्जाम का लेवल क्या है यूपी टेट का। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, वह भी, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास अनुभव भी होगा। तो अनुभव उनके पास है तो उनके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है कि भाई किस प्रकार का प्रश्न आता है और कैसे इन प्रश्नों का समाधान हम बेहतर प्रकार से कर पाते हैं। अगर अभी तक आपको कठिनाई परेशानी होती रही है तो आप निश्चिंत हो जाए साथी, अब आपको कोई कठिनाई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपके बीच से ही हैं और हम विद्यार्थियों की समस्या को समझते हैं कि विद्यार्थी कौन कौन सी कठिनाई का सामना करते हैं जब परीक्षा केंद्र में, वो परीक्षा हॉल में बैठते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में उनके सामने जब पेपर आता है, और उन विद्यार्थियों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। तो पहले तो आप प्रश्नों के स्तर को देखिए कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर हिंदी विषय के अंतर्गत, और फिर हम इनके समाधान को भी लेकर के बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सबके बीच में है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। हमने अपने इंट्रो क्लास में, यानी कि जब हमारा पेड क्लास हुआ, हमने आप सबको जो डेमो क्लास उपलब्ध कराई, उसमें हमने कहा कि भाई हमारे जो भी मन के जो विचार हैं, क्या है, हमारे जो मन के विचार हैं, हमारे जो मन के विचार, जब मन के विचारों को अभिव्यक्त करने की बारी आती है ना, मन के विचार जो हैं इनको जब अभिव्यक्त करने की बारी आती है, यानी कि जब हम इनको प्रस्तुत करते हैं, तो इसके लिए हमें आवश्यकता किस चीज की पड़ती है। तो हमने कहा भाई इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है
भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक साहब। अब भाषा जो है इसके अलग अलग रूप होते हैं। हमने आपको इंट्रो क्लास में बताया था कि जो भाषा है इसके कई सारे रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? अगर आप में से कोई कमेंट कर पाए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भाषा के कितने रूप आप समझते हैं। अच्छा, क्या करना है, वीडियो में आप बन गए हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। आज प्रैक्टिस क्लास के तौर पे ये पहली क्लास है, ठीक है, ये पहली क्लास है। आप सभी को बताएं कि शाम को 5 बजे यूट्यूब पर हिंदी वाली क्लास हुआ करेगी और आप सब लोग इसके साथ जुड़े, खुद भी लाभान्वित हों और आपके जो जानने पहचानने वाले हैं उनको भी लाभान्वित कराएं। बस मैंने चर्चा में आप सभी को एक बात बताई थी कि भाई जब भी हम मन के विचारों को अभिव्यक्त करने की ओर जाएंगे, यानी कि प्रस्तुत करना, आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उदाहरण समझिए, आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। जब आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आपके मन में कुछ तो विचार आया होगा, सर अच्छा पढ़ाएंगे, सर कैसा पढ़ा रहे, कुछ ना कुछ आप अनुभव करेंगे। जो आप अनुभव करेंगे ना, आवश्यकता इस चीज की पड़ेगी कि आप उस अनुभव को किसी अगले व्यक्ति तक साझा करें। भाई जब तक नहीं बताएंगे वो कैसे जानेगा? तो केवल ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने अनुभव कर लिया, साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। कैसे साझा करेंगे? आप अपने घर पे हैं, माँ ने पूछा बेटा भूख लगी है, अब आपको भूख लगी है, आपको हाँ कहना, लेकिन कैसे कहेंगे? उसके लिए भाषा चाहिए होगी कि आप अपने मन के विचार माँ से साझा करें कि हाँ माँ मुझे भूख लगी, इसके लिए भाषा चाहिए। तो हम कहते हैं कि मन के जो विचार होते हैं, इन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न ये आता है यूपी टेट में कि भाषा के कितने रूप होते हैं। यूपी टेट में क्या प्रश्न आएगा? यूपी टेट में प्रश्न आएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मैंने आप सभी को बता रखा है पहले भी कि भाषा के कुल 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तो हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि भाषा कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप होते हैं? जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा भाषा के एक लिखित रूप होता है। क्या होता है? एक लिखित रूप होता है। एक क्या होता है? भाषा का एक मौखिक रूप होता है। क्या होता है? मौखिक होता है। और एक रूप होता है भाषा का जिसको हम क्या कहते हैं? सांकेतिक रूप कहते हैं। तो भाषा के कुल मिलाकर 3 रूप होते हैं भाई। कौन कौन से? एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है, एक सांकेतिक होता है। ध्यान रखिएगा। मौखिक क्या है कि जैसे हम बोल करके अपनी बात बता रहे हैं, हम रास्ते से चल रहे थे, हमने किसी से कहा कि भाई गाड़ी को साइड कर लो, ये मौखिक हो गया। माँ ने पूछा भूख लगी है, मैंने कहा हाँ माँ भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, ये मौखिक हो गया। लेकिन यही बात जब मैंने उनको लिख करके दिया कि नहीं माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो ये क्या हो गया? लिखित हो गया। माँ ने पूछा कि भूख लगी है, मैंने हाथ हिला दिया, मैंने सिर हिला दिया, ये क्या? ये सांकेतिक हो गया। तो बेसिकली बात ये है भाई कि जब मेरे मन में विचार आता है तो उस विचार को व्यक्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम केवल बोल करके व्यक्त करें, या फिर हम लिख करके व्यक्त करें, या फिर हम संकेत में कर दें। ये भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? अगर मैं मौखिक रूप से अपनी बात को कहना चाहता हूं, मौखिक होने का मतलब ये है कि बिना लिखे। मौखिक होने का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है साथी बिना लिखे। हमें लिखना नहीं है, हमें शब्दों का प्रयोग लिखित रूप में नहीं करना है। ठीक है भाई, मौखिक रूप से हम अपनी बात बताएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि उसका तरीका क्या हो सकता है? कह रहे हैं उसका एक तरीका है शुद्ध वर्तनी, कह रहे हैं एक तरीका क्या है? शुद्ध वर्तनी। एक तरीका है सुलेख, एक है श्रुतलेख, और एक है आशु भाषण। अच्छा, शुद्ध वर्तनी क्या होती है? शुद्ध वर्तनी होने का मतलब है कि जब भी आप किसी शब्द को लिखते हैं ना, शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि शब्द को लिखने के दौरान, शब्द को लिखने के दौरान हमें क्या करना है? लिखने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एक एक वर्ण क्रम जो है, वर्ण क्रम या जो मात्रा है, उसको सही प्रकार से, व्यवस्थित प्रकार से लगाया जाए। अगर हम इस प्रकार से काम करते हैं तो यही कहलाता है कि भाई हमने क्या लिखा? हमने वर्तनी को बिल्कुल शुद्ध प्रकार से लिखा है। हमने क्या किया? हमने वर्तनी को शुद्ध प्रकार से लिखा है। ठीक भाई, एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है? सुलेख। सुलेख का मतलब सु मतलब सुंदर और लेख मतलब लिखना। जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो आपको एक हिस्सा मिलेगा सु और दूसरा मिलेगा लेख। तो सु का मतलब क्या होता है? सु एक प्रकार का उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अच्छा। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा या सुंदर। और लेख का मतलब क्या होता है? लिखना। अगर कोई बहुत बढ़िया बढ़िया लिखता है, खूब टीप टीप के लिखता है, जिसको हम कहते हैं बहुत सजा सजा के लिखता है, जो बहुत स्पष्ट लिखता है, तो यही क्या कहलाता है? यही सुलेख कहलाता है। फिर कहना श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब 2 चीजें हैं। श्रुत का मतलब सुनना और लेख का मतलब लिखना। यानी कि आप कहेंगे सर एक तो क्या है? सुनना, या यूं कह ले कि सुनकर लिखना, इसी को क्या कहते हैं? सुनकर लिखना, इसी को हम श्रुतलेख कहते हैं। अब यूपी वाले बच्चे इस बात को समझते हैं कि इसी को इमला कहा जाता है। साथ ही इसी को क्या कहते हैं? हम लोग इसी को इमला कहते हैं। जिसमें एक बच्चा कोई क्लास का होता तो खड़ा होता था और कॉपी देख देख के, किताब देख देख कर बोल रहा होता था,
और बाकी बच्चे उस चीज को क्या कर रहे होते थे, बाकी बच्चे उस चीज को लिख रहे होते थे, उसी को हम क्या कहते थे, तो जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इमला कहते थे ना, उसी को यहाँ क्या कहा गया है, उसी को यहाँ श्रुतलेख कहा गया है। अच्छा, पहला विकल्प आशुभाषण, तो साथी आशुभाषण का मतलब होता है जैसे ऑल ऑफ सडन, अचानक से आपने किसी से कह दिया कि भैया बोलिए, अचानक से आपने क्या कहा, अचानक से आपने किसी से कह दिया कि बोलिए इस बिंदु पर, और वो अचानक से बोलने लग जाए, इसी को हम आशुभाषण कहते हैं। और यही हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो क्या है, वो है आशुभाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो क्या है, वह है आशुभाषण। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि भाई आप लोग समझ पा रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं। वीडियो को शेयर भी करना है भाई, आज ये पहली क्लास है और थोड़ी सी व्यवस्थागत समस्या भी है, क्योंकि हम प्रॉपर स्टूडियो से लाइव नहीं है संस्था वाले, इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को असुविधा भी दिख रही होगी। इसी वजह से मेरे ऊपर आपको वो हमारा जो यूनिफॉर्म है, हमारी जो पहचान है विशेष तौर पर, वो भी हमारे साथ नहीं दिख रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन बहुत जल्द वह परिधान भी मेरे ऊपर दिखेगा जो कि सुशोभित करता है हमें, उस रूप में आप दिखेंगे और बिल्कुल व्यवस्थित प्रकार से आप सबके बीच में लाइव आऊंगा। बस आज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। तो भाई मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आशुभाषण बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक होता है आशु कवि होता है, तो आशु कवि का मतलब क्या होता है, आशु कवि का मतलब होता है जो कोई घटना हुई और घटना को सुनते ही तुरंत में वो क्या कर दे, कविता लिख दे, तो उसको हम आशु कवि कहते हैं। ठीक है, तुरंत वो क्या कहलाएगा, वो आशु कवि कहलाएगा। और वैसे ही है जो तुरंत बोलने लग जाए, आपने उसको टॉपिक दिया कि भाई इस टॉपिक पे आपने विचार रखिए और तुरंत बोलने लग जाए, तो क्या कहलाएगा, आशुभाषण कहलाएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है साथी, इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा ए विकल्प हो जाएगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, जरा बताइए। 22 है, 18 है, 25 है या 15 है, यह आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, बताइए। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, जरा कमेंट करके आप लोग बताएं कि सर हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां, क्या 22 बोलियां हैं, क्या 22 बोलियां हिंदी भाषा के अंतर्गत, या 18 है या 25 है या 15 है, बताइए कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। 22 आती है, 18 आती है या फिर आपकी 25 आती है। चलिए भाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है और सब लोग कह रहे हैं कि 22 यानी कि बी ऑप्शन बता रहे कुछ लोग और कुछ ए ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बी बता रहे हैं और कुछ लोग ए बता रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सेशन को क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब आइए मैं आपको एक बात बताऊं, लॉजिकली वाली बात, जिसको हम तार्किक बात कहते हैं। अगर आप इस तार्किक बात पे आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप गलत कर देंगे। साथ ही क्या है कि दो विकल्प आपको नियरेस्ट लग रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं आप लोग कंफ्यूजन में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं 18 है, कुछ लोग कह रहे 22 है। साथ ही क्या है, 22 जो है ना, 22 क्या है कि हमारे संविधान में भाषाएं हैं। 22 क्या है, संविधान में भाषाओं का उल्लेख। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि सर हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। क्या है, 22 भाषाएं। लेकिन प्रश्न में 22 भाषाओं का जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के विषय में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, आपसे यह पूछा गया। बस इसी बात पे आपको गौर करना था, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप जानते हैं कि हिंदी क्या है, एक भाषा है और हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। कितनी, आप जानते हैं कि इसको 5 उपभाषाओं में बांटा गया। कितनी भाषाओं में, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। जब 5 उपभाषाओं में हम इसको बांटने जाते हैं ना, तो वहीं से हमको पता चलता है कि 5 उपभाषाओं के अंतर्गत क्या है, 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो 5 उपभाषाओं की जब बात कीजिए तो आप जानते हैं कि एक आपका आता है पूर्वी हिंदी आता है, एक क्या आएगा, एक आपका पूर्वी हिंदी आएगा। आप जानते हैं कि एक आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी एक आपकी आती है, ठीक है। इसके साथ एक आपका राजस्थानी हिंदी आता है। क्या आता है, राजस्थानी हिंदी भी एक आपकी है। राजस्थानी हिंदी के बाद एक आप जानते हैं कि एक आपकी पहाड़ी हिंदी है। क्या है, एक आपकी पहाड़ी हिंदी है। और एक आप जानते हैं जिसको हम बिहारी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहारी हिंदी कहते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत अगर आपसे पूछे कि कितनी उपभाषाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदी के अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत
18 बोलियां हैं। ध्यान रखिए कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां। तो आप ऐसे लिखिएगा कि हमारी हिंदी है, हिंदी से कितनी 5 उपभाषाएं निकली हैं। क्या निकली हैं, 5 उपभाषाएं निकली हैं और इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां निकली हैं। क्या निकली हैं, 18 बोलियां निकली हैं। जैसे हम बात कर ले साथी, यहां पर हम बात कर ले पश्चिमी हिंदी की बात कर ले, तो आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आएंगी। कितनी बोलियां आएंगी, 5 बोलियां किसमें आती हैं, पश्चिमी हिंदी में आती है। वो 5 बोलियां कौन कौन सी हैं आप जानते हैं। एक को हम लोग खड़ी बोली कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग खड़ी बोली कहते हैं, एक जानते हैं जिसको हम लोग ब्रज भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं। एक आप जानते हैं बुंदेली कहलाती है। क्या कहलाती है, बुंदेली कहलाती है ना। एक आप जानते हैं कन्नौजी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक आपकी कन्नौजी कहलाती है। और एक आप जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हरियाणवी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। तो ऐसे करके 5 बोलियां किसमें आती हैं, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी किसमें आती, 5 उपभाषाओं में आती हैं। और 5 उपभाषाएं किसमें आती है, तो हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे, जब मैं बात करूंगा पूर्वी हिंदी की बात करूंगा, तो पूर्वी हिंदी की जब बात करूंगा मैं, तो ध्यान दीजिए पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, एक कहते हैं बघेली आती है, एक क्या है बघेली एक आती है, एक अवधी आती है, एक क्या आती है, एक आपकी जो है वो हम कहते हैं उसको झारखंडी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। क्या आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे बांट करके देखते हैं। ठीक है ना, वो झारखंडी बोल गया मैं किन्हीं वजहों से, लेकिन यहाँ क्या छत्तीसगढ़ी आती है। तो ऐसे पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती है, 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है, 5 बोलियां आती हैं। अगर ऐसे हम सभी उपभाषाओं की बोलियों को जोड़ देंगे तो कितनी आ जाती है, कुल मिलाकर 18 बोलियां आती हैं। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, यही क्या पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था कि बोलियां कितनी है, तो आपको बताना था कि सर कुल मिलाकर 18 बोलियां हैं। तो 2 नंबर का हमारा जो प्रश्न है साथी, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने ए विकल्प किया था मैं उनसे ये कह रहा हूं कि संविधान में भाषाएं हैं और संविधान में भाषाएं पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे आप, 22 भाषाएं आप बताएंगे। ठीक है। आपका कमेंट जो आज मुझे फोन में देखना पड़ता है, तो उसके लिए कई बार मुझे नीचे भी झुक जाना पड़ता है कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए आप सब लोग, ठीक है ना। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि यस सर आप सभी को समझ में आ रहा है। फिर हम चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो 3 नंबर का प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, वो हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। और 3 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया 3 नंबर प्रश्न में, आपसे कह रहा है कि बताइए कि सामाजिक शब्द में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। यह आपको बताना है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है आपका और प्रत्यय क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आइए बात करते हैं कि मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। तो पहले सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मूल शब्द और प्रत्यय में। सबसे पहले हम प्रत्यय की बात कर लें। प्रत्यय क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए प्रत्यय जो है एक प्रकार के शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या है, एक प्रकार के शब्दांश है। शब्दांश का मतलब शब्द के छोटे से हिस्से होते हैं। क्या होते हैं, शब्द का छोटा सा हिस्सा है। अब इस शब्दांश की विशेषता यह है कि ये कहां जुड़ता है, ये शब्द के पीछे जुड़ता है। कहां जुड़ता है, यह आपका शब्द के पीछे जुड़ता है। और जिस शब्द के पीछे जुड़ता है तो उस शब्द की पूरी विशेषता को क्या करता है, उस शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द की पूरी विशेषता को बदल देता है। ठीक है भाई, पूरी विशेषता को कैसे बदलेगा समझते हैं जरा। प्रश्न पूछेगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। एक आपका क्या होता है, कृत प्रत्यय, और एक आपका क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है। कृत प्रत्यय की विशेषता ये है कि ये कहां जुड़ता है, ये आपका धातु या क्रिया के पीछे जुड़ता है। कहां जुड़ता है, यह आपका धातु या क्रिया के पीछे जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय जो होता है यह आपका संज्ञा के साथ जुड़ता है या फिर सर्वनाम के साथ जुड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका विशेषण इत्यादि के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, यह आपका विशेषण इत्यादि के साथ भी क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो आप जानते हैं कि भाई हम जिन परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो हमारा जो मूल शब्द है सामाजिक में वो समाज है। और इसमें क्या है, इसमें आपका इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समाज हमारा मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये दोनों के जुड़ने से क्या बना, दोनों के जुड़ने से आपका शब्द सामाजिक बना हुआ है। इसलिए हमारा 3 नंबर का जो प्रश्न है साथी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। 4 नंबर के तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया। क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि तद्भव पत्रिका के संपादक जो हैं इनका क्या नाम है।
क्या बताना है आपको? तो आपको बताना है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है कि भाई क्या नाम है हमारे जो तद्भव पत्रिका के संपादक है, आखिर इनका क्या नाम है, यही आपको क्या करना है, कमेंट कर देना। बताइए, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं, हरि प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, या फिर लीलाधर जगूड़ी जी। ये क्या है तद्भव पत्रिका? मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूं जब तक आप प्रश्न का उत्तर करते हैं। तद्भव क्या है? एक ऐसी पत्रिका जिसका प्रकाशन 1999 ईस्वी से शुरू हुआ। कब से हुआ? 1999 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कौन से पत्रिका का? तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहां शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी से। शहर कौन सा था? तो ये यूपी टेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो शहर इसका लखनऊ। लखनऊ हम सभी जानते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ, जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी से इसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में शुरू हुआ। ये कैसी पत्रिका थी? तो याद रखिएगा साथी, ये मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई मासिक पत्रिका का मतलब होता है ऐसी पत्रिका जो प्रतिमाह निकलती हो, यानी कि माह में जिसका एक अंक प्रकाशित हो। जैसे मान लीजिए कि अभी अक्टूबर महीने चल रहे हैं, तो अक्टूबर महीने में एक अंक प्रकाशित हुआ था, अगला अंक आएगा नवंबर महीने में, फिर अगला अंक आएगा दिसंबर महीने। कुछ पत्रिकाएं मासिक होती हैं, कुछ वार्षिक पत्रिकाएं भी होती हैं, कुछ तिमाही पत्रिकाएं भी होती हैं, त्रैमासिक, कुछ छमाही पत्रिकाएं और कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं भी निकलती हैं। हर पत्रिका के निकलने का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है और उसका एडिशन उसी प्रति माह कह लीजिए, प्रति सप्ताह कह लीजिए, प्रतिवर्ष कह लीजिए, इस प्रकार से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो याद रखिए तद्भव पत्रिका कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी। 1999 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कहां से होती थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ से प्रकाशित होती थी। बस प्रश्न ये पूछा गया है कि इसके प्रकाशक कौन थे, यानी कि इसको संपादक कौन थे? तो इसके संपादक अखिलेश जी थे। अब ये मत कह दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश जी इसके क्या थे? संपादक हुआ करते थे। तो 4 नंबर का हमारा जो प्रश्न है साथी वो क्या है? ए विकल्प है। अच्छा, इससे एक चीज ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? अभी हम 2025 में हैं। कहां पर हैं? हम 2025 में हैं और ये पत्रिका का संपादन कब हुआ? 1999 में। ट्रेडिशनल क्या रहा है कि सामान्यतः हम ये मानकर चलते हैं कि हमसे जो पत्रिकाओं के संपादन के विषय में पूछेगा, भारतेंदु युग का पूछेगा या द्विवेदी युग के विषय पूछेगा, लेकिन नहीं, अब यूपी के अंतर्गत एक ऐसा ट्रेंड चला है जिसमें हमारे जो नए रचनाकार, जो आधुनिक रचनाकार हुए, उनकी रचनाएं, उनके विषय में पूछा जाता है। तो 1999 में इसका संपादन हुआ और इसके जो संपादक रहे वो अखिलेश जी रहे, इसलिए प्रश्न में आया है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कौन से, ये अनिल साहू जी कह रहे हैं। अनिल साहू जी पूरा उनका परिचय बता दिए, कह रहे हैं कि अखिलेश भैया मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, सपा के जो है वो मुखिया हैं, बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसका संपादन नहीं किया था। नहीं, आप लोग उन्हीं से याद कर ली। बहरहाल याद करने के लिए ट्रिक आप प्रयोग कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से इसको आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह रचना बड़ी पसंद है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये रचना जो है, जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके विषय में जब आप और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या लिखा गया है साथी? लिखा गया 12 बरस लोग कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार। अब इससे कुछ बातें आप सबको याद आई होंगी, कुछ बातें ऐसी याद आई होंगी कि जब आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं तो यहाँ पर कुछ लोकगीत चलता है और उस लोकगीत में ये आपने अक्सर सुना होगा कि 12 बरस लोग कुकुर जीवे और 13 लोग जिए सियार। आगे कहते हैं कि क्षत्रिय जीवन के लिए कहते हैं कि और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो उसमें कहा गया कि 18 साल, जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, उनके लिए कहा गया इस रचना के अंतर्गत कि 18 साल तक उनका जीवन सार्थक है, 18 साल से ज्यादा अगर वो जी गए तो उनके जीवन को धिक्कार है। और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार कहते हैं। 18 साल से ज्यादा अगर क्षत्रिय जी गया तो उसके जीवन को धिक्कार है। वजह क्या है ऐसा लिखने की? वजह एक ये है कि साथी हमारे यहाँ पहले क्या थी? हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। तो उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो क्षत्रिय होते थे, दूसरा वर्ण जिनको कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का जो वर्ण आता था, कहते थे इनका काम होता युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना, राष्ट्र की, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो ये मानते थे कि जो युवा सैनिक होंगे, जो युद्ध लड़ेंगे, उनकी वीरगति 18-20 साल में वो अपने आप को अपनी देश सेवा में खपा देते थे। तो उसी पे उन्होंने लिखा कि 12 बरस लोग कुकुर जीवे और 13 लोग जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल तक क्षत्रिय जी गए तो उनका जीवन सार्थक है। उससे आगे अगर वो जी गए, उससे आगे जीने का मतलब यह है कि अगर वो लंबे समय तक जीवित रह गए
तो फिर उनका जीवन धिक्कार है। जैसे मान लीजिए कि एक कविता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां आती, चुनौतियां आती, संघर्ष आता है, यही जीवन है। अगर कोई ये कह दे कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं आया, चुनौतियां नहीं आई, उसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया, तो विद्वज्जन कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं आया तो आपने या तो अपने आप को पीछे खींच लिया होगा या फिर आपने प्रण को तोड़ दिया होगा, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा। तो इसी पे कहा गया कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ना प्रण को तोड़िए ना रण से भागिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष आएगा। उसी आधार पे कहा गया कि वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय होते थे, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है युद्ध लड़ना, प्रजा की रक्षा करना। तो कोई क्षत्रिय 18 साल तक जाते थे, युद्ध लड़ लेता था और ये मानते थे कि वो अपनी सेना के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाता था। तो उसमें लिखा गया कि भाई 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल से ज्यादा के क्षत्रिय जी गए तो उनका जीवन क्या बेकार है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कह रहे कि भाई ये बताओ जरा कि ये पंक्ति किसकी है? जगनी की है, नरपतनाल की है, चंद्रबरदाई की है, या फिर विद्यापति की। बस आपको ये बताना है कि आखिर ये रचना किसकी है। तो एक रचना आप सबने अपने सामान्य भाषा में सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं आल्हा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? आल्हा खंड कहते हैं। और इसी आल्हा खंड की पंक्तियां हैं जिसको हम लोग परमाल रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाल रासो कहते हैं। और ये किसकी रचना है? तो ये नरपतनाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपतनाल की रचना है। ऐसे में 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। और यही उत्तर आप लोगों को करना था, बी विकल्प आप लोगों को करना था। ठीक है, बी विकल्प आप लोग करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? आपसे अकाल का पर्यायवाची पूछा गया। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जितने प्रश्न अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या जितने प्रश्नों को एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि यूपी टेट की परीक्षा में इससे पूर्व वाली में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम लोग क्या करें, केवल उन्हीं प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें। कह रहे अकाल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची पूछा गया है? शब्द आपका दिया गया अकाल और पूछा गया इसका पर्यायवाची पूछा गया। अच्छा, पर्यायवाची क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक शब्द है, रात। क्या है? रात। अब कह रहे हैं कि आपको बताना है इसकी पर्यायवाची बतानी है। तो पर्यायवाची का मतलब है कि अर्थ वही देता हो लेकिन हम शब्द कोई दूसरा प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ वही निकले जो इसका है। जैसे हमने कहा रात, तो आपने कहा कि भाई रात की पर्यायवाची निशा होती है। क्या होती है? निशा होती है। हमने कहा विभावरी होती है। क्या होती है? विभावरी होती है। आपने कहा रात्रि होती है। अगर आपसे कोई कहते कि भाई सूर्य का पर्यायवाची बताइए, तो आप कहते चाहे सूर्य कहिए, चाहे आप दिनकर कहिए, चाहे आप दिवाकर कहिए, या फिर आप भानु कहिए, या फिर आप रवि कहिए, या भास्कर कहिए, ऐसे आप प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? वैसे ही एक शब्द दिया अकाल। अब अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब होता है जो मतलब आकर नहीं के अर्थ में प्रयोग कीजिएगा, और काल का मतलब समय। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे, समझ गए आगे ना? पूरी लाइन नहीं कहूंगा, जो काम करे ... है ना? समझ गए? तो अकाल का मतलब बिना समय। अकाल का मतलब होता है, अकाल का मतलब बिना समय होता है। लेकिन एक अर्थ में अकाल का हम और प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि भाई यहां क्या पड़े? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब यह है कि जिसको हम कहते हैं कि खाने पीने की कमी पड़ जाए। क्या हो जाए? खाने पीने की कमी पड़ जाए, तो अकाल का प्रयोग उस अर्थ में भी करते हैं। अब अगर हम अकाल का प्रयोग इस अर्थ में ले कि यहाँ पर खाने पीने की क्या हो गई है? खाने पीने की कमी पड़ गई है। आप पढ़ेंगे, जब भारत का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ते हैं कि भारत में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब खाने पीने की चीजों की कमी पड़ गई। तो खाने पीने की कमी, इसको हम अकाल कहते हैं। इस अर्थ में अगर हम पर्यायवाची ढूंढेंगे तो क्या मिल जाएगा? दुर्भिक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दुर्भिक्ष। कहते हैं अरे भाई ये बहुत दुर्भिक्ष प्राणी है। ये क्या है? ये बहुत दुर्भिक्ष प्राणी है। ठीक है? क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत दुर्भिक्ष प्राणी है। तो ऐसे में जो 6 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भाई 7 नंबर का प्रश्न है।
क्या है? 7 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न के विषय में हम लोग बात करते हैं। समझते हैं कि 7 नंबर प्रश्न के अंतर्गत हमसे क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। अच्छा, मिश्र वाक्य क्या होता है? देखो, जब आप वाक्य का विभाजन करने जाएंगे उसकी बनावट के आधार, किस आधार पर? जब बनावट के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे, मैं यहां बता देता हूं आपको किस आधार पर। जब बनावट के आधार पर, जब बनावट के आधार पर आप वाक्य के भेद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आप कहेंगे, एक हमारा होता है सरल वाक्य होता है। एक क्या होता है? एक हमारा सरल वाक्य होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? आप कहेंगे एक हमारा मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? एक हमारा मिश्र वाक्य होता है। और एक क्या होता है? आप एक को कहेंगे संयुक्त वाक्य होता है। एक क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है ना। एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य, एक संयुक्त वाक्य। अच्छा, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही आपका क्या हो, एक ही आपका कर्ता हो और एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो। यानी कि अगर कर्ता और विधेय दोनों एक ही दिए गए हैं, एक एक दिए गए हैं, तो वाक्य आपका क्या होगा? सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक आपका प्रमुख वाक्य होता है। क्या होता है? एक आपका प्रमुख वाक्य होता है और दूसरा उसमें क्या, दूसरा उसमें उपवाक्य जुड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है, इस पे ध्यान ये देना है कि संयुक्त वाक्य जो होता है इसमें आपको संयोजक अव्यय देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? संयोजक अव्यय देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब संयोजक अव्यय क्या होता है? जैसे तथा का प्रयोग कर दिया जाए, तथा का प्रयोग कर दिया जाए, और का प्रयोग कर दिया जाए, एवं का प्रयोग कर दिया जाए, इसलिए का प्रयोग कर दिया जाए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यही आपके संयोजक अव्यय कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाएंगे साथी? यह आपके संयोजक अव्यय कहलाते हैं। और किसी वाक्य में अगर संयोजक अव्यय का प्रयोग किया गया है तो वह आपका संयुक्त बन जाएगा। अब ध्यान ये रखना है, हमसे पूछा गया मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे? एक प्रमुख वाक्य और उसके साथ साथ एक उपवाक्य को जोड़ेंगे। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। अगर इन चारों वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो आपने सर पहला जो लिखा गया है, पहला जो लिखा गया है, दूसरा और तीसरा, कह रहे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इसमें जो अध्यापक देखते हैं दिया गया है ना, यह आपका क्या, यह आपका मुख्य वाक्य है। यही आपका क्या है? यह आपका मुख्य वाक्य है। और छात्र पढ़ते हैं, यह आपका क्या, यह आपका उपवाक्य है। ये क्या है? उपवाक्य है। मैंने कहा जैसे ही मुख्य वाक्य और उपवाक्य मिलेंगे वो आपका तुरंत क्या हो जाएगा? वही आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्र वाक्य बन जाएगा। तो ऐसे में 7 नंबर का जो प्रश्न है इसका बी विकल्प सही है। सी वाला जो दिया गया यहां और आपको दिख रहा है, तो और जो है यह आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका है? ये आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। लेकिन 7 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह आपका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का प्रश्न है। उससे पहले आप सबको याद दिला दें कि आप सबके लिए संस्था ने क्या किया, यूपी टेट का बैच जो है वो केवल और केवल 2 रुपए में आप सबको उपलब्ध कराया गया। यूपी टेट का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है और वो भी क्या है, मात्र 2 रुपए में आप सभी को दिया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो विलंब मत कीजिए, अभी जाइए हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को आप इंस्टॉल कीजिए। और क्या कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करने के साथ साथ आप 2 रुपए के बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास आपकी छूट जाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। पूरे यानी कि सभी विषयों की थ्योरी क्लास, A4 साइज का नोट्स आपको, बोर्ड पीडीएफ, 10 टेस्ट सीरीज और बैल्टी आपके एग्जाम तक। जब तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये बैच मिल रहा है। केवल 2 रुपए पीआरटी 1 to 5 लेवल का कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। जो कोर्स लोग हजारों हजार रुपए में देते हैं, आपकी संस्था द ऑफिस एकेडमी केवल 2 रुपए में आप सभी को उपलब्ध करा है। कितने रुपए में? केवल और केवल 2 रुपए में आप सभी को ये बैच मिल रहा है। तो विलंब मत कीजिए, अभी हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए और तुरंत आप जुड़ जाइए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साथी, कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। क्या कह रहा है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके विषय में आपसे पूछा गया है। बताइए जरा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे आप क्या कहेंगे?
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अनाहूत कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, अप्रत्याशित कहलाएगा या प्रत्याशा। तो प्रत्याशा को अगर आप देखेंगे तो इसको हम तोड़ देते हैं, दो हो जाएगा, प्रति और आशा हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी चीज की आशा करते हैं, किसी के एवज में, किसी के बदले में किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो प्रत्याशा कहलाती है। जैसे मैं आपको क्लास उपलब्ध करवा रहा हूं, तो मेरी इस गतिविधि के पीछे कोई ना कोई आशा या उम्मीद जुड़ी है। जब मैं आपको ये कक्षा उपलब्ध करवा रहा हूं, ऐसे में मेरी उम्मीद ये जुड़ी है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सकारात्मक अनुभव आप साझा करेंगे मेरे साथ। तो ये प्रत्याशा कहलाती है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि एवज में हमें कुछ आपसे चाहिए, तो प्रत्याशा कहलाती है। कह रहे हैं अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका अप्रत्याशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्रत्याशित कहलाएगा। ऐसे में आपका जो है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प। अच्छा, अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय मतलब जो परिमेय ना हो, यानी कि जिसको आप लिमिट में ना कर पाए, जिसको आप लिमिट में ना कर पाए, जिसकी परिसीमा को ना निर्धारित कर पाए, वो क्या कहलाएगा, वो आपका अपरिमेय कहलाएगा। अनाहूत कह रहे हैं तो जिसको आहूत ना किया गया हो, या जिसको आयोजित ना किया गया हो, जिसको आहूत ना किया गया हो, आहूत ना किया गया हो, वह क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा अनाहूत कहलाएगा। ठीक है साथी, तो 8 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? सभी बताएंगे कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी विकल्प। बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है मुझसे उठा नहीं गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि मुझसे उठा नहीं गया। जब प्रश्न ये कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया और आपसे अपेक्षा की जाए कि आप बताएं कि इसमें किस प्रकार के वाच्य का प्रयोग किया गया है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें किस प्रकार के वाच्य का प्रयोग किया गया है। बताइए। कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य क्या है, इनमें से कोई नहीं है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर कर्तवाच्य। आइए हम आपको बताते हैं। देखो पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा वाच्य का अर्थ क्या होता है, तो वाच्य का अर्थ होता है सेंस ऑफ टॉकिंग या सेंस ऑफ स्पीकिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे बोलने का लहजा या तरीका, बोलने का तरीका, या फिर आप कह लीजिए सलीका या लहजा, जिसे आप कहते हैं बोलने का लहजा। सामान्य शब्दों में कहूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। अरे भाई खुल के बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो जब ये पूछा कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वाच्य कहते हैं। अब हिंदी में जो वाच्य होता है कितने प्रकार का होता है, तो हिंदी में जो वाच्य होता है भाई ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हिंदी में जो हमारा वाच्य होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हिंदी में वाच्य जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन सा, एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक क्या होता है, भाववाच्य होता है। आप कहेंगे सर ये कर्तवाच्य क्या होता है, बिल्कुल बताता हूं। देखो अगर किसी भी वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग वचन कारक आदि को व्यवस्थित किया गया है, ध्यान रखिएगा कर्तवाच्य का मतलब है कि कर्ता की प्रधानता, क्या हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता। अच्छा किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर वाक्य में, ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में लिंग वचन क्रिया आदि को क्या किया गया है, आदि को कर्ता के अनुसार व्यवस्थित किया, किसके अनुसार, अगर इन सभी को कर्ता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है तो वह आपका क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर इन्हीं चीजों को हम कर्म के अनुसार व्यवस्थित कर दें तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर इन्हीं चीजों को हम भाव के अनुसार व्यवस्थित कर दें तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। बेसिक सी बात यह है कि आपको तुरंत ये समझना पड़ेगा कि जो लिंग वचन कारक या क्रिया है वो कर्ता के आधार पर प्रयोग किए गए हैं, कर्म के आधार पर या फिर भाव के आधार पर। जैसे कहा गया कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, गीता आम खाती है, तो यहां खाता है और खाती दो अलग अलग चीजें हैं। आम वही है लेकिन जब राम का प्रयोग किया तो हमने कहा राम आम खाता है, यानी कि कर्ता को प्रधानता हमने दी है और उसी के आधार पर हमने क्रिया का प्रयोग किया है। हमने कहा सीता आम खाती है, तो आम वही है, खाने की क्रिया वही है, बस क्योंकि सीता थी इस बार स्त्रीलिंग था तो हमने खाता की जगह पर क्या कर दिया, खाती है कर दी। बस यही आपको ध्यान देना है। तो क्या मुझसे उठा नहीं गया, क्योंकि क्या मुझसे उठा नहीं गया तो इसमें ना कर्म प्रधान है और ना ही कर्त प्रधान है, प्रधान क्या आपका भाव है। इस वजह से 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है साथी वो आपका ए विकल्प है। 9 नंबर प्रश्न का साथी सही उत्तर क्या है, ए विकल्प है।
क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता दी गई, ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका ये होता है, ध्यान रखिए, जब भी भाववाच्य होगा तो भाववाच्य को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें नकारात्मक अर्थ में बात लिखी गई होती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, यहां पर कार्य करने की असमर्थता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? कार्य करने की असमर्थता बताई जाएगी। भाई मैं, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे बोला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर प्रयोग में देखने को मिलती हैं। तो जहां भी कार्य की असमर्थता बताई जाए वहां आपके क्या हो जाएगा, वहां पे आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? ए विकल्प। अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की, बात करते हैं साथी। 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। प्रश्न यही है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निस जोड़ कपट, नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट और निह जोड़ कपट, ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और शब्द क्या है आपका? निष्कपट है। इसी का आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा, मुझे एक बार आप लोग ये कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सब लोग कि क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ रही है, बताइएगा एक बार। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले निष्कपट की बात कर रहे हैं तो इसको क्या पहचानना सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिए गए शब्द में संधि पहचाननी पड़ेगी। कैसे पहचानेंगे संधि? देखो मैं आपको सामान्य सा ट्रिक बताता हूं। व्यंजन संधि जब भी आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं व्यंजन संधि को याद करने का ट्रिक बताता हूं। व्यंजन संधि का मतलब है, व्यंजन संधि का मतलब है कि अगर व्यंजन वर्ण के पहले क्या है, व्यंजन वर्ण और इसके पहले क्या अर्ध अक्षर है, क्या है, अर्ध अक्षर है, और इसके पहले क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो 100 में से 90 बार क्या होगा, वो आपकी व्यंजन संधि होगी। ध्यान रखिएगा, क्या 100 में से 90 बार आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी स्थिति में? अगर व्यंजन वर्ण के पहले अर्ध अक्षर का प्रयोग किया गया है तो, ठीक है ना। और उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें या वा का प्रयोग नहीं किया गया। अगर या वा का प्रयोग किया गया है तब तो वह आपका यण संधि हो जाएगा। बस या वा को छोड़ करके अगर व्यंजन संधि की पहचान की जाए तो हमने कहा कोई भी व्यंजन वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण के पहले अर्ध अक्षर होगा, बशर्ते या वा को छोड़ करके। अगर आपको ऐसे दिखता तुरंत समझिएगा व्यंजन संधि। तो यहां मैंने कहा निष्कपट है, इसमें या वा है नहीं, ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के पहले अर्ध अक्षर है। तुरंत आप समझिएगा कि भाई ये क्या है, ये हमारे विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि में निह जोड़ कपट का क्या हो जाता है, निष्कपट हो जाता है। हमने आपको बताया है, आगे हम बताएंगे आपको कि जैसे विसर्ग के बाद का या खा आता है, विसर्ग के बाद का या खा आता है, ये जो विसर्ग है ये आधा मूर्धाक्षर में बदल जाता है, इस वजह से निह जोड़ कपट हो जाएगा। और 10 नंबर का जो प्रश्न है साथी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। ऐसे ही इसी क्लास को शानदार प्रकार से प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप सभी को मेरे साथ जुड़ना होगा। क्या करना होगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप सभी को मेरे साथ जुड़ना होगा। और इससे पहले जो है आप सभी को हमने डेमो क्लास उपलब्ध करा दिया है, थ्योरी वाली क्लास उपलब्ध करा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी पेड क्लास से भी जुड़ सकते हैं, 2 रुपए वाली क्लास के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हम आपको बताएं साथ ही 6 बजे मैथ की क्लास होती है, 7 बजे जो है ईवीएस की क्लास, और 8 बजे संस्कृत की क्लास, 9 बजे सीडीपी क्लास होती है। शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार आप सभी कक्षाएं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, यानी कि यूपी एग्जाम बाय द ऑफिस एकेडमी मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े जा सकते हैं। साथ ही प्रश्न कह रहे हैं कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। जैसे भारत में तो भाई सभी जानते हैं, हम कहते हैं हिंदी और हिंदुस्तान, इसका अगाध प्रेम दोनों के बीच में है, ये ऐसा नाता है जो अटूट है। लेकिन भारत को छोड़ने के अतिरिक्त या भारत के अतिरिक्त कोई और ऐसा देश है जिस देश में हिंदी को बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है। क्या वो मॉरिशस है, क्या वो पाकिस्तान है, क्या दक्षिण अमेरिका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है? वह कौन सा देश है जहां पर भारत के अतिरिक्त हिंदी को बोलने और लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यही प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि वह देश कौन सा है जिसमें भारत के अतिरिक्त हिंदी को बोलने और लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान है, या फिर मॉरिशस है? तो इसका सही उत्तर साथी मॉरिशस है। मॉरिशस में हिंदी को लिखने और बोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
जहां तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर ले, अपने बेटे की बात कर लें, अपने दुष्ट निकम्मे बेटे की बात कर, नालायक बेटे की बात कर लें। कई बार ऐसा होता है कि बेटा क्या हो जाता है, निकम्मा निकल जाता है, दुष्ट निकल जाता है। तो बस ऐसे ही अपनी एक औलाद है, वो लोग कहते हैं कि ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि व्यक्ति बे औलाद रह जाए। तो अब हमें भी इस बात का दुख होता है भारतीयों को कि ऐसी औलाद पाकिस्तान के बनाने तो अच्छा है कि भारत बे औलाद रह गया होता। खैर, तो पाकिस्तान की जो भाषा है वो उर्दू है, और उर्दू के साथ साथ लोग पाकिस्तानी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तानी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ उर्दू का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन मॉरिशस ऐसा देश है जहां पर बोलने और लिखने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर वो आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात के साथ ही तो हमारा अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है, इसके विषय हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब यूपी टेट की बात करेंगे तो यूपी टेट के अंतर्गत हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार है उनकी रचनाएं है ना, यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार और इनकी रचनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है। तो उसी में से एक रचना यहाँ पर दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि जरा आप बताइए, क्या बताना है आपको। प्रश्न है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। किसकी बात कर रहे हैं? सूर सागर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। बताइए, आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ी में है, ब्रज में है, बुंदेली में है, या फिर आपका अवधी में। बताइए ये जो है सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो पहले मैं बता दूं, सूर सागर जो है ना, सूर सागर की बात कर लें, किसकी बात कर लें? सूर सागर की बात कर लें, सूर सारावली की बात कर लें, किसकी बात कर लें? सूर सारावली की बात कर लें, और हम बात कर लें साहित्य लहरी की बात कर लें। इन तीन रचनाओं की बात कर लें, साहित्य लहरी की बात कर लें। ये तीन रचनाएं जो है ना, ये तीन की तीनों रचनाएं किसकी? सूरदास की रचनाएं। किसकी है? सूरदास की रचनाएं। और किसने माना है? तो बस्ती, अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, उस बस्ती जिले में एक अगौना नामक गांव है, यहीं पर जन्म हुआ था हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका जन्म हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये मानते, अच्छा बताओ कोई है बस्ती जिले का? जो शुक्ल जी की जन्मभूमि थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो जन्मभूमि थी बस्ती, क्या इस बस्ती जिले से कोई देख रहा है इस समय? बताओ भाई यूपी वालों, बस्ती जिले से कोई देख रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहां? बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनका मानना है कि सूरदास की केवल 3 ही प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कितने? इनके 3 ही प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। और वो 3 प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास कौन थे? तो सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। यानी कि इन्होंने क्या कहा, ये प्रेमाश्रय के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे? ये प्रेमाश्रय में आएंगे। और प्रेमाश्रय में आने के साथ साथ ये कृष्ण भक्ति इन्होंने की थी। जैसे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने राम की भक्ति की, और जिन लोगों ने राम की भक्ति की सामान्यता उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो अवधी भाषा में लिखी। किसमें लिखी? अवधी भाषा में लिखी। लेकिन जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की वो लोग सामान्यतः ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की। क्यों? क्योंकि जो ब्रज भाषा का बोलबाला है वो मथुरा, आगरा, ऐसे क्षेत्र, हाथरस, ऐसे क्षेत्र में ज्यादा है, और वहीं से श्री कृष्ण का संबंध भी बताया जाता है। तो जिन लोगों ने कृष्ण की भक्ति की उन्होंने अपनी रचना किस भाषा में लिखी? तो ब्रज भाषा में लिखने का काम किया। तो सूर सागर की जो भाषा वो भी क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं तो हुई, मैंने कहा जो देखने वाले थे मैंने उनमें से पूछा। ठीक है ना। तो सूर सागर किस भाषा की रचना, क्या बताएंगे? ब्रज भाषा की रचना है। 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 13 नंबर का प्रश्न होगा। आइए देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, और प्रश्न ये करिए कविता किसके द्वारा लिखी गई। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि वीरों का कैसा हो बसंत रामधारी सिंह दिनकर की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या सुमित्रा कुमारी चौहान की है। तो सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। एक एक के विषय में बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनकी रचना रश्मिरथी हो जाए, या फिर हम कुरुक्षेत्र की बात कर ले, उर्वशी की बात कर ले, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लेकिन जो सबसे चर्चित रही वो रश्मिरथी रही। इनकी रचना रश्मिरथी रही रामधारी सिंह दिनकर जी की। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात कर लें तो इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहता है? इनको राष्ट्र कवि कहते हैं हम लोग। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र कवि कहलाते माखनलाल चतुर्वेदी।
और मैथिली शरण गुप्त के विषय में आप सभी को याद रखना है, इनसे मिलता जुलता नाम मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त हैं। और बेसिकली मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनकी रचना क्या साकेत है। इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कवि नहीं बल्कि इनको राष्ट्र भक्त या राष्ट्र प्रेम की कविताएं इनको लिखने के लिए जाना जाता है। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति की कविताएं इनको लिखने के लिए जाना जाता है। इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा। क्या है इनकी कविता? इनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसको हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की विषय में बात की तो इनको वीर रस की कवित्री माना जाता है। किसकी? वीर रस की कवित्री इनको माना जाता है, या इनकी जो रचनाएं हैं वो वीर रस प्रधान है। जैसे एक रचना चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरदोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी इनकी एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। वैसे इनकी एक कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, वीर रस प्रधान कविता है। जब इसके पूछा जाए कि इस कविता को किसने लिखा है तो हमारा उत्तर होगा कि सर इस कविता को लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साथ ही 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर वो हमारा हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करेंगे आप सब लोग, बताइए कि आप सभी लोग सहमत है कि 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर वो हमारा सी विकल्प। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया एक शब्द दिया गया है क्षेत्रीय, और आपसे कहा जाए कि इसमें आपको बताना है कि कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाण बोधक है, संख्यावाचक है, या फिर आपका गुणवाचक है। किसके विषय में? क्षेत्रीय शब्द में विशेषण पूछा गया। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण हम किसी ऐसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, कोई ऐसा शब्द लिखिए कि जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की क्या करें? क्रिया की विशेषता बताए। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मुख्यतः ये क्या करते हैं? ये विशेषता बताने का काम करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि विशेषण कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहां सामने आपको जो दिख रहे हैं 4 के चारों क्या है? 4 के चारों आपके विशेषण के भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण होता है, परिमाण बोधक होता है, संख्यावाचक होता है और गुणवाचक होता है। क्योंकि क्या क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, अब यह आपको बता क्या सार्वनामिक है। तो सार्वनामिक विशेषण हम उस विशेषण को कहते हैं साथी जो संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द के पहले अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए और वह सर्वनाम विशेषता बताने का काम करे तो उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक क्या होता है? जिसमें नाप तौल का प्रयोग किया गया हो, विषय वस्तु के संज्ञा सर्वनाम के नाप तौल का उल्लेख किया गया हो, वो परिमाण बोधक होता है। अगर वह संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताता है, नंबर्स को बताता है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। और अगर वह उनके गुण को बताता है, गुण को बताता है, दोष को बताता है, उनके रंग रूप को बताता है, उनके आकार प्रकार को बताता है, तो वो सब आपका गुणवाचक हो जाएगा। और साथ ही जितने भी विशेषण है ना, सर्वाधिक उदाहरण अगर आपको देखने को मिलेंगे तो याद रखिएगा सर्वाधिक उदाहरण जो है वो किसके देखने को मिलेंगे? सर्वाधिक उदाहरण गुणवाचक विशेषण के देखने को मिलते हैं। किसके? गुणवाचक विशेषण के सर्वाधिक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब भी बात किया जाएगा किसी वस्तु के लंबे होने का, मोटे होने का, पतले होने का, छोटे होने का, उथले होने का, गहरे होने का, चौड़े होने का, लंबे होने, जब भी ऐसी कोई बात की जाएगी, खट्टा मीठा, कड़वा कसैला, जो भी कुछ कहा जाएगा वो सब किसमें आएगा? गुणवाचक में आएगा। और क्षेत्रीय में विशेषण पूछा गया तो साथी ध्यान दीजिएगा क्या है? इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मूल शब्द इसमें क्या है आप ध्यान देंगे तो मूल शब्द इसमें क्या है? इसमें मूल शब्द आपका क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। और इसमें आपका ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्षेत्र शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए साथी अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है और आपसे 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चौराहा शब्द में समास बताना है। क्या बताना है? चौराहा शब्द में आपको समास बताना है। साथ ही आपको ये बताना है कि शब्द चौराहा में आखिर कौन से समास का प्रयोग किया गया है, बस आपको यह बताना है। कह रहा है अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है, अव्ययी भाव का प्रयोग किया गया है, द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, द्वंद्व समास का, या फिर कर्मधारय समास का। शब्द क्या दिया गया? चौराहा दिया गया है और इसमें आपको क्या बताया? इसमें आपको समास बताना है।
ठीक है, चौराहा शब्द में आपको क्या करना है, चौराहा शब्द में आपको समास बताना है। आइए समझते हैं कि आखिर चौराहा शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए समास का अर्थ क्या होता है। तो साथी समास का जो अर्थ होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथी, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या संक्षेप होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदों को, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया पद बनाना। अगर हम यही नया पद बना लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यही हमारा संक्षेप कहलाएगा। और अब यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, अव्ययी भाव का है, द्विगु समास का है, द्वंद्व का है, कर्मधारय का है। समझिए कर्मधारय समास के दोनों पदों में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है साथ। ठीक है, द्वंद्व समास की बात करें तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस पर ध्यान दें, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है, प्रथम पद आपका संख्यावाची विशेषण होता है, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। अव्ययी भाव समास की बात किया तो इसको ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास जो है इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, या हम कह लें कि उपसर्ग होता है और अव्यय के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो चौराहा में हमें पहचानना है कि भाई कौन से समास का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिए, किसी भी समास को पहचानने के लिए साथ ही सबसे पहले उसका क्या कीजिए, आप विग्रह कीजिए। जैसे ही आप विग्रह करेंगे तो आपको पता है चार राहों का समाहार, इसका विग्रह क्या होता है, इसका विग्रह होता है चार राहों का समाहार। क्या होता है, चार राहों का समाहार, यानी कि जहां पर चार रास्ते आकर के आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि दूसरा पद यहाँ पे राह यानी कि रास्ता है, पहला पद चौ है यानी कि चार है, तो यह जो चार है ना, ये क्या है, यह आपका साथी संख्यावाचक विशेषण है। यह क्या है, यह आपका संख्यावाचक विशेषण है। और जैसे ही आपको किसी पद का, किसी भी समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण दिखे तो तुरंत क्या हो जाएगा साथी, वह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर साथी आपका क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का साथी सही उत्तर आपका हो जाएगा ए विकल्प यहां पर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, जरा एक बार कमेंट करेंगे। माफ कीजिएगा, अव्ययी भाव नहीं भाई, सॉरी द्विगु समास होगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहला पद क्या संख्यावाची विशेषण है और यहाँ पे क्या होगा, द्विगु होगा। आप लोग कमेंट भी कर दिए इतनी देर में, अरे सर गलत बोल गए, है ना, कोई नहीं, करेक्शन कर लीजिए, वो बोलते हुए ऐसे त्रुटि हो गई। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या संख्यावाची विशेषण है। और हम पहचानते हैं चौराहा का जब विग्रह किया, चार राहों का समाहार, तो इसका पहला पद क्या निकला, संख्यावाची विशेषण निकला। तो क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा साथी बी विकल्प। ठीक है, जरा एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग, सभी को क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भूलवश बोल दिया गया था, व्याख्या उपलब्ध आपको सही कराई गई है और वो टिक करने में एरर हो गया था। कोई नहीं, ये मानवीय भूल है, ये किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। कई बार तो एग्जाम में आप ऐसा करके आ जाते हैं कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा और आपको आंसर भी पता है, लेकिन टिक करते समय आपने क्या कर दिया, सी टिक कर दिया, तो गड़बड़ी हो गई, एक नंबर आपका कट गया। हालांकि इस लेवल पे आने के बाद त्रुटि ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो त्रुटि हो गई, हम उसको एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं। बाकी साथ ही हम आपको एक शब्द देते हैं, आपको बताना है, वीडियो समाप्त होने का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा समास है। हमने क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है चतुर्भुज, मैंने एक शब्द आपको दिया है, अभी आप लोगों को कमेंट नहीं करना है, बस आपको बताना है। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है ना, अभी नहीं कमेंट करके आपको बताना है, वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आप सभी को एक गृह कार्य दे रहा हूं। गृह कार्य हमारा ये है कि वीडियो समाप्त होने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। क्या बताना है,
आपको बताना साथी चतुर्भुज में कौन सा समास है। जब आप वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करेंगे तो अगली क्लास में मैं आपके कमेंट को शामिल करूंगा, उन सभी विद्यार्थियों के नाम मैं पढ़ूंगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। फिलहाल आज के सदन को यहीं पर रखते हैं। हमारे प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।